लास्ट क्लास में एक्टिविटी 4 तक हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और ये जो सीरीज ऑफ एक्टिविटीज थी जिसमें 5 एक्टिविटीज थी, ये पढ़ने का पर्पस या पढ़ाने का पर्पस क्या था? इसके इन सारे एक्टिविटी के थ्रू हमने ये देख लिया कि हॉट एयर और कोल्ड एयर कैसे अपना इन्फ्लुएंस फेंकती है अपने सराउंडिंग में, ठीक है, अपने सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर, राइट। तो ये जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स थे इनके थ्रू हमने ये तो समझ लिया कि उनका किस तरह का वो एक्शन लेने वाले हैं, राइट। किस तरह का उनका एक्सपांशन रहेगा, किस तरह का कॉन्ट्रैक्शन उनका रहेगा, हॉट एयर और कोल्ड एयर का। लेकिन अब अर्थ के ऊपर जो है एटमॉस्फेयर जो है वो लाइकवाइज जो ग्लोबली एक्ट कर रहा होगा। ये तो लोकल एक्सपेरिमेंट्स हो गए, हम अपने अपने घर में कर सकते हैं, लेबोरेटरी में कर सकते हैं। लेकिन अर्थ के ऊपर जो ग्लोबल इफेक्ट है एटमॉस्फेयर का, उसके अंदर भी कोल्ड एयर और हॉट एयर ही प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली जहाँ यहाँ पे छोटे छोटे लेवल पे, स्मॉल स्केल पे जो इफेक्ट दिखा रहा है एयर, कोल्ड एयर हॉट एयर जो अपना इफेक्ट दिखा रही है, वही लार्ज स्केल पे भी दिखाएगी ग्लोबली अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो एक बार एक्टिविटी 5 पढ़ लेते हैं और फिर पढ़ते हैं कि कैसे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर अपना इन्फ्लुएंस फेंकता है। तो एक्टिविटी 5, टू शो दैट हॉट एयर एक्सपांड्स एंड राइजेस। ऊपर से हम यही पढ़ के आ रहे हैं कि हॉट एयर जो है ऑब्वियसली उसमें मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो दूर दूर, क्योंकि उनमें हीट एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो मोशन में आ जाएंगे सारे मॉलिक्यूल्स, और उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सेम कॉन्सेंट्रेशन लोगे एयर का, तो अगर उसको कोल्ड रखोगे तो वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहेगी, कॉम्पैक्ट रहेगा थोड़ा, है ना। और अगर उसे हीट प्रोवाइड करते हो, दैट मीन्स कि उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो या फिर उसको हॉट बना देते हो कोल्ड से, तो वो एक्सपांड कर जाएगा। और वो अगर कोई चीज हल्की होती है तो वो ऊपर की तरफ जाने लगती है, अर्थ से ऊपर की तरफ जाने लगती है। तो एक्टिविटी 5 में देखो मटेरियल्स रिक्वायर्ड, अगर आप लोग घर पे करना चाहो इस एक्सपेरिमेंट में तो क्या कर सकते हो आप लोग, एक ड्राइंग पेपर या फिर कॉपी पेपर लेकर के, सिंपल पेपर लेकर के भी कर सकते हो इस एक्सपेरिमेंट को। क्या करोगे, पेपर स्पाइरल बनाना है हमें, कुल मिला करके पेपर स्पाइरल बनाना है। तो स्पाइरल ड्रॉ करो और इसकी जो ये जो सर्कल्स है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, इसे कट करना शुरू करो। कट करोगे फाइनली जाकर के एक स्पाइरल तो रेडी हो जाएगा। एक स्ट्रिंग से बांध देना उस स्पाइरल को हवा में, और फिर नीचे की तरफ, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हॉट प्लेट ही यूज करो, कुछ और भी यूज कर सकते हो। और क्या यूज हो सकता है यहाँ पे, और क्या यूज हो सकता है चाहो तो, यहाँ पे भी ऑप्शन दे रखा है वैसे, 100 वाट का या फिर जो भी आपके घर में बल्ब अवेलेबल है वो लेकर के यहाँ पे रख सकते हो। कुल मिलाकर के हीट प्रोड्यूस करनी है हमें। हीट प्रोड्यूस करनी है किस लिए, जो भी आपने नीचे डिवाइस लिया है, जो मशीन ली है आपने हीट प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि वो ऑब्वियसली हम यही पढ़ रहे हैं, हॉट एयर एक्सपांड्स एंड राइजेस। अगर हॉट एयर होगी वहां पे, उसके ऊपर की जो एयर होगी वो गर्म हो जाएगी उस मशीन के थ्रू, राइट। बल्ब या फिर उस अप्लायंस के थ्रू बल्ब ले रहे हो तो, या फिर हेयर ड्रायर भी ले सकते हो। हेयर ड्रायर गर्म करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा, हाँ या ना, यस सर। ठीक है ना। तो जो भी आप लोग मशीन या फिर अप्लायंस जो भी लेते हो, कुल मिला करके उसके ऊपर की जो एयर है और स्पाइरल के नीचे की जो एयर है उसे हमें हॉट बनाना है कुल मिला करके फाइनली ये। तो जैसे आपने शुरू किया तो 1 और 2 मिनट के डिफरेंस में आप देखोगे कि वो स्पाइरल ऊपर की तरफ उड़ने लगेगा। अच्छा, हमने स्पाइरल क्यों लिया है, ये लाइकवाइज हल्का होता है वेट में, ठीक है। और एयर ऑब्वियसली भारी चीज को तो उठा नहीं सकती है, ऐसा तो नहीं है हमारे सराउंडिंग में टेलीविजन है, ये पूरी स्क्रीन है तो ये उड़ने लग जाएगी हवा में, हॉट एयर अगर इसके नीचे रखेंगे तो, ऐसा तो नहीं है। तो उसकी एयर की, हॉट एयर की अपनी लिमिटेशन है, वो कितना ऊपर, कितनी भारी चीजों को ऊपर उठा सकती है, मैक्सिमम वेट कितना उठा सकती है वो, राइट, हाँ या ना। यस सर। ठीक है ना। तो ये स्पाइरल ऊपर उठने लगेगा, ऐसा वो बता रहा है एक्सपेरिमेंट। तो आप लोग चाहो तो कर सकते हो। मैंने कहा भी था आपको एक्सपेरिमेंट जो 4 तक है, 1 2 3 4 में से जो आपकी मर्जी पड़े, स्पेशली एक्टिविटी 3 तो आप लोग करके देख सकते थे, लेकिन आप लोगों ने आउट ऑफ लेजीनेस नहीं किया। अब कर सकते हो, अब वीकेंड भी ये 5 एक्सपेरिमेंट करने बनते हैं वैसे तो। ट्राई करो एक बार और फिर पता लग जाएगा आपको क्या इफेक्ट्स और क्या इन्फ्लुएंस है हॉट एयर और कोल्ड एयर के, ठीक है ना। तो स्पाइरल ऊपर उठने लगेगा, तो ये हल्का भी होता है और इसका शेप भी ऐसा है कि मतलब इसके आउट ऑफ दिस, ये जो बनाया आपने स्पाइरल शेप दिया है इसको, इसके अंदर से भी एयर पास हो सकती है, तो ऊपर वाले जो पोर्शन है इस स्पाइरल का वो भी अपलिफ्ट होने लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक बार ये वाला पैराग्राफ पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की बात बता रहा है आप लोगों को। ऑल द अबव एक्टिविटीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ विंड एंड क्लाइमेटिक पैटर्न्स इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। इसे अंडरलाइन कर लो एक बार। तो जब भी रिवीजन करने बैठोगे ना, जब भी रिवीजन करने बैठोगे तो ये लाइन पढ़ते हैं आपको पता चलेगा कि ऊपर की एक्टिविटी छोड़ ही नहीं सकते हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ी।
All the above activities help us to understand the behavior of wind and climatic patterns in Earth's atmosphere. Since there is unequal distribution of heat received by sun's rays from the equator to the poles. इक्वेटर कहाँ होता है? स्पेस में होता है इक्वेटर? यस सर। स्पेस में होता है ना? स्पेस में नहीं होता है। अर्थ की सेंटर लाइन से जो सेंटर से जो पास हो रहा होता है, सेंटर से डायमीटर पास हो रहा होता है, वो इक्वेटर होता है। तुम लोग को इक्वेटर नहीं पता था? हाँ या ना? अरे इक्वेटर पता था या नहीं पता था? सर पता था बट ये नहीं पता स्पेस में या फिर वो। अच्छा, तो फिर पता कहाँ था? ठीक है, जो भी है। Since there is unequal distribution of heat received by sun's rays from the equator to the poles, pressure belts are created. ये बेल्ट का मतलब यही, जो भी मतलब ये जो या तो हॉरिजॉन्टल ये जो स्ट्रिप बनेगी, ऑब्वियसली अर्थ के ऊपर है तो वो तो बड़ी स्केल या फिर बड़ी स्ट्रिप ही होगी, लेकिन यहाँ प्रेशर बेल्ट जो बोला जा रहा है या फिर ये हॉरिजॉन्टल बेल्ट्स को या फिर वर्टिकल बेल्ट्स भी हो सकती है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इक्वेटर बोला है तो इक्वेटर तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल ही जाता है, इक्वेटर जो है हॉरिजॉन्टल जाता है, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है वो, सन्स की रेस, मतलब कि अब ये जो, अच्छा ऑब्वियसली सन का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो सन की वजह से ही है, ठीक है ना। हमारे छोटे छोटे अप्लायंस जो हैं, 100 वॉट का बल्ब या बड़ी ट्यूबलाइट आप ले लो, एलईडीज ले लो, सीएफएल ले लो, इनसे थोड़ी ना अपने एटमॉस्फेयर को गर्म या ठंडा कर पाओगे, उनका कोई रोल नहीं है। ये तो सिर्फ हमारे लोकल एक्सपेरिमेंट्स में काम आ सकते हैं ये अप्लायंसेस तो, लेकिन नेचर के अंदर जो टेम्परेचर का या हीट एनर्जी का जो बेस है वो सन ही है, ठीक है ना। इसमें मैन मेड कोई सोर्स काम नहीं करेगा, ये नेचुरल रिसोर्स हमारा सन, तो वही हमारे यहाँ पे हीट एनर्जी के लिए अवेलेबल है एकमात्र, और कोई काम नहीं करेगा। तो इक्वेटर पे वो कहना चाह रहा है कि इक्वेटर पे जो है ज्यादा सन की रेस गिरती है देन रेदर देन नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ और साउथ पोल नीचे की तरफ, नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल नीचे। तो यहाँ पे रेस कम गिरेगी, यहाँ रेस कम गिरेगी ऊपर नीचे, और मिडल में ज्यादा गिरेगी। तो हॉट एयर कहाँ ज्यादा प्रेजेंट होगी, मिडल में या फिर नॉर्थ और साउथ पे? नॉर्थ और साउथ पोल से मिडल में, डेफिनेटली इक्वेटर पे, इक्वेटर वाला जो रीजन है उसमें, ठीक है ना। The cause of pressure belts is also due to the fact that the earth consists of both land and sea which show difference in their heating patterns. इसे अंडरलाइन कर ही लो, पूरे को अंडरलाइन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Since there is unequal distribution of heat received by the sun's rays from the equator to the poles, pressure belts are created on different latitudes. अब latitudes और longitudes देखो पहले तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ लाइकवाइज आपने, अगर आपने ग्राफ नहीं पढ़ा अभी तक, ग्राफ नहीं पढ़ा है ना आप लोगों ने, तो कोऑर्डिनेट्स नहीं आते हैं आप लोगों को अभी तक, तो ये देख लो कि जो वर्टिकल जितनी भी स्ट्रिप्स या फिर बेल्ट आप लोग बना सकते हो उसे लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल जितनी बनाओगे उसे लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स आर क्रिएटेड ऑन डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑफ द अर्थ सरफेस। द कॉज ऑफ प्रेशर बेल्ट्स इज ऑल्सो ड्यू टू द फैक्ट दैट द अर्थ कंसिस्ट ऑफ बोथ लैंड एंड सी which show difference in their heating patterns. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्थ के ऊपर लैंड और सी दोनों प्रेजेंट है, वाटर बॉडी और लैंड बॉडी दोनों प्रेजेंट है, तो अब उनका हीटिंग पैटर्न भी डिफरेंट है। अगर वो गर्म, मतलब सेम हीट आप लैंड को दोगे या सेम हीट आप ओशन को दोगे या वाटर बॉडी को दोगे, तो उनमें डिफरेंस है, वहां पे सेम तरीके से अपना टेम्परेचर राइज नहीं करते हैं वो दोनों, तो इसका मतलब वहां से भी कुछ वेरिएशन आएगा प्रेशर बेल्ट के क्रिएशन में। और ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो हॉट एयर होती है वो कम प्रेशर क्रिएट करती है, राइट, क्योंकि वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है, और जो कोल्ड एयर है वो नीचे, वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करती है क्योंकि वो वहीं रहती है कॉम्पैक्ट फॉर्म में, ठीक है ना, उसके मॉलिक्यूल्स भागते नहीं है इधर उधर, तो वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकती है। तो कोल्ड एयर ज्यादा कैपेबल है ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। समझ गए? समझ गए? यस सर। ठीक है, अब देखो पहले सबसे पहला टॉपिक आता है अनइक्वल हीट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, वो जो ऊपर पढ़ा था हमने अभी फर्स्ट लाइन में। ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर हीटेड अनइक्वली।
The equatorial region receives a great amount of heat throughout the year. आप लोग पेंसिल से अंडरलाइन क्या करो, ताकि कभी कुछ अपडेट करना हो तो भी कर सकते हैं, ठीक है। The equatorial region receives a great amount of heat throughout the year. Warm air being light, ध्यान रहे। और कहाँ है वार्म एयर? इक्वेटोरियल रीजन पे, अर्थ के मिडल, हॉरिजॉन्टली मिडल में। Being light, the air at the equator rises, creating a low pressure. The air at the equator rises, ऊपर की तरफ चली जाएगी एयर, वो अर्थ से ऊपर की तरफ, है ना। इक्वेटर से ऊपर की तरफ मत फेंक देना, इक्वेटर से ऊपर की तरफ फेंकोगे तो नॉर्थ, मतलब नॉर्थ पोल की तरफ चली जाएगी। नहीं 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 नहीं, अर्थ से ऊपर की तरफ उठेगी वो। तो क्रिएटिंग ए लो प्रेशर, हमें बताया कि हॉट एयर का जो प्रेशर अप्लायंस है वो लो होता है एज कंपेरेटिव टू कोल्ड एयर। हाँ या ना? यस सर। At the Yes, polar sir. regions, the cold air sinks and an area of high pressure is created. इसे भी कर लो अंडरलाइन, ये भी इसी के साथ का है। These winds blow from north pole and south pole towards the equator. अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अर्थ है, इक्वेटर में जो है लो प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है, यहाँ पे क्या है, हॉट एयर है, हॉट एयर ऊपर की तरफ चलती बनी। अब यहाँ पे भी कोल्ड एयर प्रेजेंट है, यहाँ भी कोल्ड एयर प्रेजेंट है। हमें पता है कि हॉट एयर रीजन लो प्रेशर से, सॉरी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा उड़ती है। ऐसा क्यों? मान लो ये कोई आपका फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे हॉट एयर प्रेजेंट है, यहाँ पे कोल्ड एयर प्रेजेंट है, क्योंकि वो हवा जो है, क्योंकि वो हॉट है तो वो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स या फिर एयर ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे बन गया वैक्यूम। याद करो वो जो एग्जांपल बताया था, टैंक वाला एग्जैक्टली। यहाँ पे पानी कम है, यहाँ पानी ज्यादा है, तो यहाँ से पानी इस तरफ फ्लो हो जाएगा। सेम कंसेप्ट काम करता है एयर के रीजन में भी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जगह मिल गई कोल्ड एयर, क्योंकि नीचे की तरफ ही है, ऊपर की तरफ गई नहीं, क्योंकि वो भारी होती है कोल्ड एयर, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स भाग नहीं रहे इधर उधर, तो यहाँ भाग रहे होंगे तो ऊपर की तरफ खिसक लिया मोस्ट ऑफ द पार्ट हॉट एयर का। तो कोल्ड एयर इस तरह, कोल्ड एयर हॉट एयर वाले रीजन में जाने की कोशिश करेगा। कब तक जाएगा पानी, कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों टैंक में लेवल बराबर नहीं हो जाता। तो कोल्ड एयर से हॉट एयर कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, या फिर दोनों में सेम अमाउंट ऑफ एयर नहीं हो जाती सेम टेम्परेचर की। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. सो रहे हो सब? Yes. नो सर। No, sir. ठीक है, पता चल गया नहीं सो रहे हो तुम लोग। These winds blow from north pole and south pole towards the equator. In this way, wind circulation is set up from the poles to the warmer latitudes. अभी ये आइडियल केस हम लोगों ने देखा कि ऐसा होना चाहिए, है ना। इक्वेटर पे वो उसने पहले ही बता दिया कि इक्वेटर पे जो है वो ज्यादा हॉट एयर कलेक्ट होने वाली है और वो ऊपर की तरफ राइज हो जाएगी, और फिर क्या होगा, कोल्ड एयर नॉर्थ पोल से भी यहाँ की तरफ आना शुरू होगी और साउथ पोल से भी आना शुरू होगी। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो क्या अर्थ स्टिल है या फिर क्या अर्थ इसका मोशन नहीं है? अर्थ रेस्ट मोशन में तो नहीं है ना, रेस्ट पर तो नहीं है ना, अर्थ भी रोटेट करती है। कहां से रोटेट करती है? कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है ना अर्थ, कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है। तो इसका मतलब अगर कोई चीज मोशन में है तो उसका भी इन्फ्लुएंस आएगा इस, क्योंकि हवा जो है एटमॉस्फेयर में जो हवा है वो कहाँ फ्लो हो रही है, अर्थ के ऊपर तो फ्लो हो रही है, तो अर्थ की स्पीड का भी, अर्थ का जो मोशन है उसका भी इफेक्ट होगा। क्या इफेक्ट होगा? डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स में दे रखा है। इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, all winds would blow straight from high pressure to low pressure area। एक कॉमा तक रुक जाओ। अब इसने क्या बोला है कि if the earth did not rotate, या फिर if the earth would not have rotated, मतलब कि अगर अर्थ घूम नहीं रही होती तब तो ये कंसेप्ट हमारा काम कर जाता। हवा ऊपर से भी आती है, हवा नीचे से भी जाती है और एकदम से ब्लो हो जाती है और एकदम अपने एक दूसरे को इफेक्ट को नलीफाई कर देती, ठीक है ना, टकरा करके इधर उधर बिखर जाती है। वो बात की बात है, मतलब ये वाला फंडामेंटल होता है उस तरफ। लेकिन ऐसा क्योंकि नहीं है, अर्थ तो रोटेट करती है, तो वहां पे क्या होगा, एंड डाई डाउन व्हेन द प्रेशर इक्वलाइज्ड, तो बीच में आकर के नलीफाई कर देती है एक दूसरे को इफेक्ट को। लेकिन बट द अर्थ रोटेट्स एंड मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इस तरीके से कंटिन्यूअसली घूम रही है। एंड ड्यू टू दिस रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस द विंड्स कर्व and are deflected as they blow. The direction of this turning effect is stated in Farrell's law. अब देखो, क्योंकि मोशन जो है मतलब कि हवा ऊपर से नीचे आ रही है
और नीचे से ऊपर जा रही है इक्वेटर की तरफ, और अर्थ जो है हमारी इस तरफ घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट कंटिन्यूसली घूम रही है, ठीक है, विदाउट एनी रेस्ट, कंटिन्यूसली घूम रही है। तो उसका इफेक्ट क्या होगा, वो फेरेल्स लॉ और कोरियोलिस इफेक्ट से हमें पता चलता है। पहले ये देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि हवा का क्या हुआ हमारा, है ना, हवा किस तरफ चली गई। एनी ऑब्जेक्ट और फ्लूइड, फेरेल्स लॉ पढ़ रहा हूँ, ध्यान वहीं रहे। Any object or fluid moving horizontally in the northern hemisphere tends to be deflected to the right of its path of motion and to the left of the path of motion in the southern hemisphere. अभी हेमिस्फेयर दे रखा है, स्फेयर का मतलब ये स्फेयर, हेमिस्फेयर बनाना है तो एक स्फेयर से दो हेमिस्फेयर बना सकते हैं, तो एक नीचे वाला हेमिस्फेयर बन जाएगा, एक ऊपर वाला हेमिस्फेयर बन जाएगा। हेमी मतलब हाफ और स्फेयर मतलब स्फेयर, हेमी ऑफ स्फेयर, हेमिस्फेयर, स्फेयर का आधा। तो ये ठीक है, इस नींबू के आपने दो टुकड़े कर दिए, तो ये ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फेयर। फेरल हमें बता रहे हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो भी हवा होगी वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही हो, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही हो, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, ऐसे या फिर ऐसे, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी अपने राइट में। और ये यहाँ पे समझा रखा है, बनाने की जरूरत नहीं मुझे, ये समझा रखा है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या हो रहा है, अगर ऊपर की तरफ हवा मूव कर रही है किसी भी रीजन से ना, कुछ भी हो सकता है, वैसे जनरली नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ आती है, लेकिन अब मान लो कोई पोर्शन ऑफ एयर है, छोटा सा पोर्शन है एयर का, वो ऊपर की तरफ अगर मूव होने वाली थी, तो क्योंकि फेरल का लॉ है कि वो राइट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो वो इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। बोलो नहीं समझ में आया? सर आ गया। ठीक है ना, ये डॉटेड लाइन जो है वो उसका ओरिजिनल पाथ बता रही है, डॉटेड लाइन जो है वो उसका ओरिजिनल पाथ बता रखा है वहां पे, और डिफ्लेक्टेड से मुझे कंटिन्यूअस लाइनिंग जो हो रही है, कंटिन्यूस जो एरोज है वो डिफ्लेक्टेड पाथ बता रहे हैं, तो ये राइट में घूम गई। अगर इस तरफ हवा जाने वाली थी तो फेरल के अकॉर्डिंग क्या हो गया, वो इस तरफ घूम गई। अगर इस तरफ जाने वाली थी तो इसका राइट कहाँ होगा, ये होगा, इसका राइट देखो, राइट नीचे की तरफ जा रही तो इसका राइट ये है, लेफ्ट हो रहा। इस तरफ हवा जाने वाली थी तो इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है, ये वाला केस। ये कहानी रही हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। साउदर्न हेमिस्फीयर में इसका उल्टा, साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में वो यही कह रहा है कि लेफ्ट में घूम जाएगा, अगर हवा इस तरफ आ रही है तो इस तरफ डेविएट हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है यहाँ पे, एक बार कोरियोलिस इफेक्ट पढ़ो। द कर्विंग मोशन ऑफ द विंड इज कॉल्ड कोरियोलिस इफेक्ट, कर्विंग मोशन ऑफ द विंड is called Coriolis effect. Its effect is zero at equator, that is there is no deflection in the wind direction at equator. This deflection is maximum at the poles. The curving motion of the wind is called Coriolis effect. Its effect is zero at equator, that is there is no deflection in the wind direction at equator. This deflection is maximum at the poles. तो कहना क्या चाह रहा है वो, कोरियोलिस ने बताया अब ये हमें कि डिफ्लेक्शन इक्वेटर पे जो हमें बहुत ही कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि आकर के मोस्ट ऑफ द, अब हाँ यहाँ पे काम की बात ये कि जो नॉर्थ पोल से नीचे की तरफ जो विंड आ रही थी, याद करो पहला वाला केस, जब आइडियल केस जो चल रहा था हमारा, अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रही होती तो मैक्सिमम के एयर, कोल्ड एयर नॉर्थ पोल वाली कहाँ की तरफ मूव कर रही होगी, अर्थ की तरफ। लेकिन क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है और फेरल के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो राइट की तरफ घूम जाएगी, मतलब वेस्ट की तरफ घूम जाएगी। तो इसका मतलब नॉर्थ पोल से आने वाली एयर वेस्ट की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई, और ये शायद बता भी रखा है यहाँ पे। Thus a wind which would normally blow from north to south is deflected towards the west in northern hemisphere. ठीक है, अब याद करो साउथ पोल की जो एयर है वो भी इक्वेटर की तरफ आने वाली थी और वो डिफ्लेक्ट करती है लेफ्ट में, तो ये भी चली गई वेस्ट में। तो दोनों की कंबाइन, दोनों एयर कंबाइन होकर के इक्वेटर के नजदीक आकर के कहां डिफ्लेक्ट हो गई, वो वेस्ट। एक ही रेस्पॉन्सिव है, बाकी सब सो रहे क्लास में। नो सर। नींद आ रही बड़ी? नो सर। नो सर। ठीक है, ये जो रहा मेन जो हमारा काम आएगा वो फेरल लॉ आएगा, ठीक है। अब कोरियोलिस इफेक्ट की भी बात कर रहे थे, उसमें क्या होगा, कर्विंग मोशन की बात कर रहा है ये, तो कर्विंग मोशन की बात कर रहा है और उसने वहां पे स्टेटमेंट पास कर दी है ना, कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं छोड़ा यहाँ पे, उसने स्टेटमेंट पास कर दी है
कि इक्वेटर पे जो होगा कर्व डिफ्लेक्शन सबसे कम होगा, इक्वेटर पे जो है डिफ्लेक्शन सबसे कम होगा। अगर मान लो एयर यहाँ पे प्रेजेंट भी है तो ये सबसे सेम एयर है मान लो, अगर वो एयर ऊपर होती तो ज्यादा डिफ्लेक्ट की होती, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर राइट की तरफ करती है, और अगर वो सेम एयर अगर यहाँ आ जाए तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट तो होगी लेकिन कम डिफ्लेक्ट होगी, और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डिफ्लेक्शन होगा अगर वो इक्वेटर की तरफ है, तो इक्वेटर के रीजन में है। तो ये कोरियोलिस का इफेक्ट है। ठीक है, यस सर। नहीं समझ में आया तो भी रिपीट कर सकते हैं, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक समझ लोगे, डिफ्लेक्शन ऑफ विंड अगर सही से समझ लिया तो आगे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना आगे खुद भी दुखी होगे, मुझे भी दुखी करोगे। क्या टॉपिक रिपीट करना है? नो सर, आ गया समझ। सर आ गया। अच्छा ठीक है, फिर आगे देखो। तो ये एरो वाइज आप लोग जो रिवीजन करोगे ना, तो यहाँ पे सारे कन्वेंशन दे रखे हैं, जैसे ये एरो बना बना के समझा भी रखा है ना, आप लोग पढ़ते जाओगे, डायग्राम देखते जाओगे तो समझ में आ रहा है वैसे सब कुछ। अदरवाइज ये लेक्चर रिकॉर्डेड तो है ही, ठीक है ना। ये विंड डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन सारे उसने कन्वेंशन दे करके ना सब बता रखा है। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, ये दूसरा केस। पहला केस क्या हो गया, अर्थ के रोटेशन की वजह से दोनों हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में साउदर्न हेमिस्फेयर में डिफ्लेक्शन अलग अलग होते हैं, और दोनों वेस्ट की तरफ हो गए फेरेल्स लॉ के अकॉर्डिंग। सेकंड जो इफेक्ट रहने वाला है एटमॉस्फेयर में, वो रहेगा अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड एटमॉस्फेयर, मतलब कि अनइवन एक जैसी हीटिंग नहीं होने वाली है लैंड और वाटर बॉडीज की। तो लैंड एंड सी ब्रीजेस का यहाँ पे इस कंसेप्ट में सब कंसेप्ट आ गया है। तो देखो एक बार क्या होता है वो, यू हैव रेड अबाउट लैंड एंड सी ब्रीजेस इन द चैप्टर ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, वो चैप्टर हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा फिर भी। लेट अस रिकॉल दैट लैंड गेट्स हीटेड फास्टर ड्यूरिंग द डे बट आल्सो लूजेस इट्स हीट फास्ट आफ्टर सनसेट। इसे कर लो अंडरलाइन, इस सारे पूरे चैप्टर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। लैंड गेट्स हीटेड फास्टर ड्यूरिंग द डे, जब सन प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, बट ऑल्सो लूजेज इट्स हीट आफ्टर सनसेट, मतलब जब सन प्रेजेंट नहीं है तो अपनी हीट जो है रिलीज कर दी लैंड ने ओशियन से ज्यादा, मतलब कि ओशियन जो है या फिर पानी जो है वो गर्म भी धीरे होगा, और एक बार गर्म हो गया तो वापस ठंडा भी धीरे होगा, लेकिन लैंड जल्दी से गर्म भी हो जाएगा और ज्यादा गर्म होने के बाद जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा। Land and sea breezes influence only a narrow strip of land about 20-30 किलोमीटर वाइड along the coast। कोस्ट का मतलब वही जिसमें लैंड और सी का जो एरिया होता है वो कंबाइंड एरिया, मतलब इन दोनों की बाउंड्री मिला, बाउंड्री को आप ले लो मीन पोजीशन मिड पॉइंट, और वहां से 20-30 किलोमीटर ये बोल रहा है, तो यहाँ से 10-15 किलोमीटर इस तरफ चले जाओ, 10-15 किलोमीटर इस तरफ चले जाओ, ये जो पूरी रेंज होगी ये 20-30 किलोमीटर की रेंज होगी, ठीक है। इतने यहाँ पे इन्फ्लुएंस होगा इस ब्रीज का। ब्रीज वही है ना, एक तो हो गया फ्लोइंग एयर हो गई आपकी विंड, और यहीं पे हम बोल सकते हैं कि फास्टली या फिर हैवीली फ्लोइंग विंड हो गई हमारी ब्रीज, और ये 20-30 किलोमीटर के रीजन में होगा, वो भी कोस्टल एरिया में। ड्यूरिंग डे टाइम एन एरिया ऑफ लो प्रेशर डेवलप्स ओवर द लैंड, डायरेक्ट उसने बोला है, बिकॉज इट गेट्स फास्टर बिकॉज इट गेट्स हीटेड फास्टर देन सी। पहले डे की तरफ आओ, डे की बात कर रहा है तो लैंड जल्दी ज्यादा गर्म होगी, क्योंकि उसने यही बोला है ऊपर लैंड ज्यादा गर्म हो जाएगी ओशियन से, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि लैंड ज्यादा गर्म हो गई ना, तो उसके ऊपर की जो एयर होगी वो ज्यादा गर्म रहने वाली है, ज्यादा गर्म रहेगी तो मतलब हॉट एयर यहाँ है कंपेरेटिवली, यहाँ पे कोल्ड एयर है, तो ये हाई प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। क्यों? हाँ, लो प्रेशर क्रिएट होगा किस लिए होगा, क्योंकि हॉट एयर ऊपर की तरफ राइज कर गई, अपलिफ्ट कर गई। सो रहे हो आराम से? नो सर। The adjoining sea, उसके साथ की जो सी है वो which is still cooler develops a comparative high pressure। यहाँ तक रुक जाओ पहले, यहाँ पे हाई प्रेशर है, मतलब ये वाली जो एयर है वो सी के ऊपर ऊपर तक प्रेजेंट रहेगी, नीचे की तरफ है ना, और हाइट वाइज अगर बात करें तो ये हाइट में ऊपर की तरफ चली जाएगी लैंड के ऊपर वाली एयर, दिन की बात हो रही है। आगे देखो, कूल ब्रीज कॉल्ड सी ब्रीज। अब हमें पता है कि एयर कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो सी ब्रीज से वो चली गई, सी ब्रीज बोलते हैं इसे। क्यों? क्योंकि सी से पास शुरू होकर के वो लैंड तक फ्लो होने वाली है। तो सी ब्रीज कब फ्लो होगी? ड्यूरिंग डे टाइम। नेक्स्ट, और इसी का उल्टा होता है रात को। अब ये चारों लाइन
पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये देख लो, रात को सन प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि यहाँ पे हीट का कोई सोर्स प्रेजेंट नहीं है। ऑलरेडी जो हीट उन्होंने एब्जॉर्ब की थी दिन के टाइम पे, इसका मतलब ये नहीं कि पानी बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा, पानी गर्म होगा, कंपैरेटिवली कम होगा लैंड के, ठीक है ना, लैंड के कंपैरेटिवली कम होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने ऊपर पढ़ा साथ में, अगर वो लैंड गर्म जल्दी होता है तो जल्दी से ठंडा भी हो जाता है कंपैरेटिवली ओशियन या फिर वाटर बॉडी। तो यहाँ पे जल्दी से उसने हीट रिलीज कर दी लैंड ने, तो लैंड के ऊपर अब क्योंकि लैंड ने हीट रिलीज कर दी अपनी, तो उसके ऊपर अब कोल्ड एयर प्रेजेंट है, क्योंकि वाटर बॉडी जो है या फिर ओशियन या रिवर जो है वो धीरे धीरे हीट रिलीज कर रहा है, तो इसके ऊपर वार्म एयर प्रेजेंट है ज्यादा, क्योंकि धीरे धीरे करता जा रहा है ना, उसने एक बार कर दी और चली गई, फिर सारी हीट उसने रिलीज कर दी अपनी लैंड ने, तो यहाँ पे कोल्ड एयर प्रेजेंट है कंपेरेटिवली वहां पे। हाँ या ना, अगर ये समझ में आया तो फिर आगे चलें। सर आ गया। सबको यस सर। यस सर। झूठा यस सर बोल रहे हो या? ठीक है, तुम्हारा यस सुन के तो लग रहा है कि सबको आ गया। ठीक है, तो अब इस बार उल्टा हो गया, वहां पे कोल्ड एयर दिन में पानी के ऊपर प्रेजेंट थी, और यहाँ पे कोल्ड एयर इस बार लैंड के ऊपर प्रेजेंट है रात को, तो इस बार लैंड ब्रीज होने वाली है, लैंड से शुरू होकर के लैंड ब्रीज का कनेक्शन नाइट में है, नाइट में लैंड ब्रीज मिलेगी। ठीक है, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, जैसे ही सन सेट हुआ और फिर सनराइज होने के बाद में अगेन ये वाला कंसेप्ट, अगेन सनसेट होने के बाद में वो ये, तो इस तरह से साइकिल चलती रहती है। ठीक है, यस सर। चलिए आगे, मॉनसून विंड्स। The word monsoon has been derived from the Arabic word मौसम, which means season. ये मॉनसून विंड्स, और ऊपर जो हमने ये विंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, और ऊपर जो हमने ब्रीज पढ़ा था वो भी तो विंड ही एक तरीके से। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, मॉनसून विंड्स जो होगा वो एज ए पूरा का पूरा सीजन है एक, लेकिन वो ब्रीजेस क्या थी, वो हर 24 घंटे में दो चीजें मिल रही है हमें, हर 24 घंटे में दो चेंज, एक चेंज मिल रहा है। कहने का मतलब है कि पहले दिन के टाइम पे आपको सी ब्रीज मिलेगी, रात के टाइम पे लैंड ब्रीज, मतलब कि एक दिन में सी ब्रीज और लैंड ब्रीज दोनों प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है, मॉनसून विंड में क्या होगा, मॉनसून विंड सीजनेबल होगा, है ना, वहां पे एक एक दिन में चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे एक एक दिन में चेंजेस नहीं होंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा सीजन लेकर के आएगा, मतलब कि एक सीजन आएगा मॉनसून का जहाँ पे ये हवा चल रही होगी, वहां पे सी ब्रीज का क्या है, कुछ घंटों के लिए था वो, समझ गए। ये शायद आएगा भी नीचे की तरफ, एक बार चेक यस सर। हाँ ठीक है, सही है, ठीक है ना। मॉनसून विंड और सी अभी देखेंगे डिफरेंस भी बाद में। इट इट ब्लोज फॉर ए फ्यू आवर्स डेली, है ना, 10-12 घंटे के लिए सी ब्रीज और फिर 10-12 घंटे के लिए लैंड ब्रीज। और यहाँ पे वो इट इज अ सीजनल विंड ब्लोइंग फॉर मंथ्स एट ए टाइम, महीनों तक चलेगी वो ना। वहां पे क्या हो रहा है, एक बार ऐसे गई हवा, एक बार ऐसे गई, ऐसे 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 ऐसे, और वो घंटों के लिए हो रहा है, ये महीनों के लिए होने वाला है। इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ऊपर वाले स्फेयर में, हेमिस्फेयर में रहता है इंडिया। इन द मंथ्स ऑफ मई जून वी एक्सपीरियंस समर। ड्यूरिंग समर द लैंड मासेस स्पेशली इन इंडिया बिकम्स एक्सट्रीमली हॉट। अच्छा, अर्थ एक तरीके से इक्वेटर में प्रेजेंट है ना, एक तो ये ध्यान रख लो, एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो है ही, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के साथ साथ क्या है, इक्वेटर की तरफ भी प्रेजेंट है इंडिया, तो थोड़ा स्पेशली ज्यादा ही गर्म होता है। ठीक है, इसलिए इंडिया में ज्यादातर महीने गर्मी रहती है और ठंड कम महीने रहती है। एक्सेप्टेड? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मई जून के महीने में एक्सट्रीम हॉटनेस हम फील कर सकते हैं। ड्यूरिंग समर द लैंड मासेस स्पेशली इन एशिया बिकम एक्सट्रीमली हॉट। दिस कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ लो प्रेशर एरियाज। लो प्रेशर हो जाएगा क्योंकि एक्सट्रीमली हॉट है, और जितना ज्यादा गर्म होगा उतना कम प्रेशर मिलने वाला है। एज द लैंड मास ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट गेट्स हीटेड, अ जोन ऑफ लो प्रेशर डेवलप्स ओवर इट। ये तो देख लिया हमने। ऑन द अदर हैंड द इंडियन ओशियन रिमेन्स रिलेटिवली कोल्ड। याद करो ऊपर वाला कंसेप्ट, ऊपर वाला कंसेप्ट याद करो। अगर हॉटनेस ज्यादा है एटमॉस्फेयर में या फिर हीट ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो इसका मतलब वो डे की बात कर रहा है अभी, तो हॉट लैंड ज्यादा गर्म होगी और सी या फिर ओशियन या रिवर या वाटर बॉडी कम गर्म होगी। तो इंडियन ओशियन जो है वाटर बॉडी की तरफ है, पानी है इंडियन ओशियन, तो वो कम गर्म होने वाला है। तो हाई प्रेशर कहाँ प्रेजेंट होगा,
गर्मियों के मौसम में, समर सीजन में हॉट एयर, भाई हाई प्रेशर बेल्ट कहाँ बनेगी इस बार? इंडियन ओशन में बनेगी ना। सो रहे हो क्या आराम से? नो सर। नो सर। नो सर। तो अगर सो नहीं रहे हो तो और फिर भी जवाब नहीं दे रहे हो, इसका मतलब समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है ना? नो सर। सर आ रहा है। नहीं आ रहा है ना? सर वापस वापस सर आ देखो एक रहा है। बार। ऊपर बात की थी हमने, दिन के समय जब सन प्रेजेंट होता है तो लैंड ज्यादा गर्म होती है देन रिवर या फिर ओशियन। चलो मैं ना ओशियन ही बोल लेता हूँ, नहीं तो रिवर ओशियन और फिर सारी चीजें कर रहा हूँ तो तुम लोग और कंफ्यूज हो रहे हो। मैं लैंड और ओशियन की बात कर लेता हूँ, ठीक है? तो वहां पे दिन के टाइम क्या हो रहा है? लैंड ज्यादा गर्म हो रही है देन ओशियन, ठीक है ना? तो हाई प्रेशर बेल्ट कहाँ बन रही थी? ओशियन के ऊपर। यहाँ पे इस बार इंडियन ओशियन हो गया ना। लैंड तो इंडिया हो गई, लैंड रिप्लेस कर दो, लैंड इंडिया हो गई और ओशियन क्या हो गया हमारा? इंडियन ओशन हो गई। तो हाई प्रेशर इस बार कहाँ ओवर कहाँ होगा? गर्मियों के मौसम में लैंड इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के ऊपर होगा, ठीक है? दिस विंड ब्लोज फ्रॉम जोन ऑफ हाई प्रेशर टू द जोन ऑफ लो प्रेशर। बस इतना समझ लो अभी के लिए। ये रहा वो वाला डायग्राम देखो, मानसून रेंज वाला। मानसून रेंज वाला डायग्राम देखो। इंडिया ऊपर की तरफ है, समर सीजन में हो रहे, ये विंटर मत कंसीडर करना, समर वाला करना। तो ओशियन से ऊपर की तरफ, इंडियन ओशन से ऊपर की तरफ हवा फ्लो होना शुरू हो रही है। ये रहा इंडिया, ठीक है? तो बाकी चीजें देख लेंगे एक बार, लेकिन अभी सिंपल सिंपल ही देख लो कि इंडियन ओशन से ऊपर की तरफ, इंडियन ओशन नीचे नीचे प्रेजेंट है, पहले ये तो पता चल जाए हमें। इंडियन ओशन नीचे की तरफ प्रेजेंट है, इंडिया लैंड ऊपर प्रेजेंट है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ। दीज विंड्स कैरी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब हवा में नमी। नमी, हवा के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होना। और ये कोई छोटे मोटे अमाउंट की बात नहीं हो रही, ह्यूज अमाउंट की बात हो रही है। ओशियन के ऊपर बहुत बड़ा मास है हवा का, और साथ में बहुत बड़ा मॉइस्चर भी होने वाला है। बहुत बड़ा का मतलब ये 1-2 किलो की बात नहीं हो रही, टन्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? टन्स ऑफ टन्स की बात हो रही है। एंड क्रिएट मॉनसून क्लाउड ओवर इंडियन ओशियन एंड मूव ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो बादल बनेंगे, मॉइस्चर जितना ज्यादा होगा, मॉइस्चर अगर है वहां पे तो बादल बनेंगे डेफिनेटली। इंडियन ओशियन में ही बन रहे हैं बादल अभी ऊपर की तरफ, लेकिन क्योंकि हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ उड़ती है, तो वो बादलों को लेकर के ही उड़ने वाली है, ठीक है? ये हमारा स्पेशली मानसून विंड है, इसीलिए जब भी मानसून आता है तो बारिश होती है वहां पे। और इसके आगे का कंसेप्ट हम देखेंगे। कितना बचा है? चलो ये वाला कंप्लीट कर सकते हैं, टाइम है हमारे पास, टाइम है हमारे पास, 7 मिनट। ठीक है? ये वाला समझ में आ गया ना? अभी क्या हो रही है? मॉनसून, अभी मॉनसून विंड चलना शुरू हो गई है समर में। कहां से कहां तक? इंडियन ओशियन से इंडिया तक। अब देखो पहले, ड्यूरिंग द विंटर सीजन दिसंबर मंथ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिकम्स वेरी कोल्ड। उल्टा हो जाएगा ना इस बार। सर्दी, सन प्रेजेंट नहीं था। सन जब प्रेजेंट नहीं था ऊपर वाले केस में, पहले कंसेप्ट में याद करो, सन जब प्रेजेंट नहीं था तब क्या हो रहा था? सी के ऊपर क्या हो रहा था? इस बार कोल्ड एयर प्रेजेंट होने वाली है। तो इंडियन ओशन के ऊपर जो है लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, नहीं हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। या गलत बोल दिया? बिकम्स वेरी कोल्ड क्रिएटिंग अ जोन ऑफ हाई प्रेशर। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ओके ओके। लैंड इस बार ठंडी हो जाएगी ना। लैंड इस बार, लैंड के ऊपर हाई प्रेशर रहने वाला है, क्यों? क्योंकि कोल्ड एयर इस बार लैंड के ऊपर प्रेजेंट है। और इंडियन ओशन के ऊपर, द इंडियन ओशन ऑन द अदर हैंड स्टिल रिमेन्स वार्म एंड हैज अ लो प्रेशर जोन ओवर इट। एक्सेप्टेड? यस सर। एक्सेप्टेड और टू बी रिपीटेड? ड्राई विंड दस ब्लो फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स सी। इस बार ध्यान रहे, इस बार कोई बादलों का उड़ना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई बादल बनने के लिए वाटर बॉडी चाहिए होती है, ओशन चाहिए होता है। तो इस बार हवा का जो फ्लो है वो लैंड से, इंडिया से इंडियन ओशन की तरफ होगा। लेकिन फिर भी दीज विंड्स कैरी लिटिल वाटर, हेंस ब्रिंगिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन ड्यूरिंग विंटर इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन मानसून रेन्स जो होती है, ऑब्वियसली ये विंटर रेन की बात हो रही है। ये वाला पैराग्राफ जो बता रहा है वो विंटर रेन की बात कर रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये साउथ अब नीचे की तरफ जा रहा है ऑब्वियसली, तो जब धीरे धीरे पानी का पिघलना होगा तब तक तो साउथ इंडिया तक पहुंच जाएगी हवा, और साउथ में हमें वो रेन्स दे सकता है। लेकिन मानसून रेन्स होती है वो ड्यूरिंग समर ही होती है, और उसमें वो हैवी रेन होती है, ठीक है ना? ठीक है या नहीं ठीक है? यस सर। लैंड एंड सी ब्रीजेस देख लो, फिर फ्री हो आप लोग। लेटेस्ट रिवाइज आपको होमवर्क में रहेगा, कल से स्टॉर्म्स देखेंगे। These occur along the coastal areas
एंड अफेक्ट ओनली अमंग ए बैंड ऑफ 20 किलोमीटर। तो 20 से 30 किलोमीटर की रेंज रहती है इसकी, वो हमने ऊपर देखा भी था। और यहाँ पे क्या होता है, दीज ओरिजिनेट, ये तो पूरा आधे से ज्यादा इंडिया कवर कर लेता है, और फिर इंडियन ओशन में भी बहुत बड़ा इसका सब रेंज रहता है। These originate in tropical areas where there is a great land and sea contrast. This affects our whole country. ठीक है, इसने तो ऑलमोस्ट होल कंट्री बोल दिया है। सेकेंड पॉइंट वहां पे, इट ब्लोज फॉर ए फ्यू आवर्स ओनली, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसका अफेक्टिंग रेंज बहुत बड़ा, इसका कम था, इसका अफेक्टिंग रेंज बहुत ज्यादा था। ये कुछ घंटों के लिए होता है, ये बहुत महीनों के लिए रहता है। At night it blows from the land to the sea and during the day it blows from the sea to the land. Blow का मतलब क्या हो रहा है, किस तरह फ्लो करेगा, तो वो ब्लो की ब्लोइंग डायरेक्शन बता रखी है, ठीक है ना। रात के समय और दिन के समय डायरेक्शन अपोजिट है। और ड्यूरिंग समर इट ब्लोज फ्रॉम द ओशियंस टू द लैंड। और ये सिर्फ इंडिया और इंडियन ओशन की बात नहीं कर सकते हम, आर्कटिक ओशन या उधर अमेरिका की तरफ चले जाओगे तो वहां भी हो सकता है पॉसिबल ये फिनोमिनन, ठीक है। और विंटर में क्या होगा, लैंड से ओशन की तरफ। इट हैज अ मॉडरेटिंग एवरेज इन्फ्लुएंस ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल एरियाज। इट ब्रिंग्स हैवी रेन इन समर टू द एरियाज ओवर विच इट ब्लोज, ठीक है ना। तो मॉनसून विंड जो है एक्चुअली हर पॉइंट में जीत रहा है, ये बहुत महीनों के लिए भी रहता है, और ये हैवी रेंस लाता है, ये छोटी छोटी रेंस लेकर के आता है। और इनफैक्ट यहाँ तो रेंस होती भी नहीं है, यहाँ रेंस नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर में डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस होता है यहाँ पे सिंपली। यहाँ पे रेनफॉल हो सकती है बहुत सारी। और मॉनसून विंड जो है ऊपर, वो पूरे पूरे ट्रॉपिकल एरियाज जो स्पेशली इक्वेटर्स पे प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे इसका इन्फ्लुएंस है। और ये सिर्फ छोटे छोटे कुछ बैंड ऑफ 20 किलोमीटर बता रहा है वो, ठीक है ना। तो रेंज इतनी कम है उसकी ऑलरेडी, और वो एंटायर कंट्रीज कवर कर रहा है मॉनसून विंड्स। लेटेस्ट रिवाइज आपके लिए होमवर्क में है, आप लोग रिवाइज कर लेना। ये टॉपिक ये सारे टॉपिक्स आज के इंपॉर्टेंट थे एक्चुअली, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो। एक्सक्यूज मी सर। सर व्हाट इज मीन बाय मॉडरेटिंग? कहाँ पे, फोर्थ पॉइंट? यस सर। फोर्थ पॉइंट पूछ रहे हो क्या? इट हैज अ मॉडरेटिंग Yes, sir, yes, इन्फ्लुएंस sir. ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज खुद अपने आप में एक छोटा सा रेंज कवर कर रहा है, वो बोल भी रखा है उसने 20 से 30 किलोमीटर। अच्छा, मॉडरेटिंग का मतलब पूछ रहे हो क्या? यस सर। एक होता है लो, मॉडरेट बीच का, और एक हाई। पेपर के लेवल की बात करते हैं हम, कि पेपर कितना टफ था, हाईली टफ था या लो टफ था या फिर मॉडरेट टफ था, मतलब बीच का, ना ज्यादा टफ था ना कम मतलब ना इजी था ना टफ था, है ना। तो मॉडरेट का मतलब एवरेज बोल सकते हैं, बीच का, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे। लेकिन यहाँ पे इसका इन्फ्लुएंस जो है मॉडरेट है, मतलब बीच का इन्फ्लुएंस है। मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते कि मतलब कुछ इन्फ्लुएंस है ही नहीं, इन्फ्लुएंस तो है, तभी तो वहां पे ब्रीज क्रिएट हो रही है ना, सी से लैंड की तरफ, लैंड से सी की तरफ, है ना। वहां पे इफेक्ट तो है, लेकिन इतना हाई इफेक्ट भी नहीं है कि हमारी बारिश क्रिएट हो गई हो, लेकिन यहाँ पे तो इफेक्ट बहुत बड़ा है ना, हैवी रेनफॉल्स हो रही है। कहने का मतलब ये है, समझ गए? यस सर। यस